नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। नीति की दृढ़ता गुड गवर्नेंस की पूर्व शर्त होती है। दैनिक भास्कर। पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का समय। दैनिक जागरण। ऋण देने में आसानी बिजनेस स्टैंडर्ड। भय के वातावरण में जीती स्त्रियां जनसत्ता। शांति की पहल राष्ट्रीय सहारा। उत्पीड़न के दानव का कैसे हो दमन। हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। नीतिगत दृढ़ता गुड गवर्नेंस की पूर्व शर्त होती है। दैनिक भास्कर। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसे पिछले 10 वर्षों में सरकार की दृढ़ और सुविचारित नीति माना गया था, अब अचानक सरकार ने विकल्प के रूप में एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को घोषित कर दिया है। कह सकते हैं कि कुछ बदलाव के साथ फिर से पुरानी पेंशन योजना लौट आई है। हालांकि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में कोई एक योजना चुन सकते हैं। माना जा रहा है कि ये ओल्ड और न्यू पेंशन के बीच का रास्ता है, लेकिन इससे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि बेशक तर्क कहां गए जो ओल्ड पेंशन स्कीम खिलाफ देकर इसे सन 2004 में बंद कर दिया गया था और जिसके खिलाफ वर्तमान सरकार 10 साल से चट्टान जैसी दृढ़ता दिखाती रही। यूपीएस में सरकार का सालाना खर्च 6200 करोड़ रुपए बढ़ेगा और बकाया भुगतान में अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर साल यह व्यय बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने पेंशन के मद में 2.3 लाख करोड़ और राज्यों ने 5.20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। भारत में सरकारी कर्मी का वेतन जीडीपी के अनुपात में दुनिया में सर्वाधिक है। आज की गवर्नेंस काफी टेक्निकल तरह से काम करती है, लिहाजा लेटरल एंट्री की योजना गवर्नेंस में गत्यात्मकता डायनेमिज्म लाती है, लेकिन थोड़े विरोध के बाद भी इसे भी रोक दिया गया। कई फैसलों पर सरकार का यूटर्न सवाल खड़े करता है। मसलन 3 किसान बिलों को वापस ले लिया गया। बजट में पेश प्रॉपर्टी गेन टैक्स इंडेक्सेशन वापस लिया गया। वक्फ बिल जेपीसी भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल मुलतवी करना, डेटा प्रोटेक्शन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल को भी वापस लेना क्या कहता है। गवर्नेंस में नीतियां गंभीर चिंतन और दूरदर्शी से बनी होती हैं। सरकार को विचार करना होगा। पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का समय। दैनिक जागरण। सूर्य प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते आए हैं। इस कड़ी में इस बार उन्होंने सेकुलर सिविल कोड का उल्लेख किया कि संवैधानिक सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई जाए जिसका उनका यह रेखांकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान में जो संहिता लागू है वह सांप्रदायिक प्रकृति की है। उनका संकेत 1955 में जवाहरलाल नेहरू के उस कानूनी सुधार की ओर था जिसने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय को तो अपने दायरे में ले लिया मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। हिंदू पर्सनल कानूनों में परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी। जब यह काम त्वरित गति से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर नेहरू सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। संविधान सभा से ही मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो दबाव बनाया उसके आगे नेहरू सरकार ने समर्पण कर दिया। समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता एवं बंधुत्व से जुड़े संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए। यह नेहरू सरकार की बहुत बड़ी भूल थी कि और यदि देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है तो इस भूल को सुधारना ही होगा। मजहब के आधार पर हुए देश के रक्तरंजित विभाजन के बावजूद भारत ने पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसीलिए संभव हो सका क्योंकि इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं गया क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन्होंने भारत में रहने को तरजीह दी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय भी इन उदारवादी मूल्यों को आत्मसात करें। जिन्हें अपनी मजहबी परंपराएं ज्यादा प्यारी थी, उनके लिए सरहद पार करके नवसृजित इस्लामिक देश में जाने का विकल्प खुला हुआ था। भारत में इसे लेकर दिखाई गई हिचक का परिणाम यह निकला कि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में नहीं आ पाई। आखिर संवैधानिक राह पर चलने वाले एक पंथ निरपेक्ष देश में मजहबी कानून कैसे प्रभावी रह गए, इसके जवाब की जड़ें 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 तब यह अनुच्छेद 35 था पर हुई बहस में छिपी हैं। इसके विरोध की शुरुआत बहस आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्माइल साहब के वक्तव्य से ही हो गई। उन्होंने कहा कि पर्सनल कानूनों का पालन एक मूल अधिकार है। महबूब अली बेग साहिब बहादुर और बी पोकर साहिब बहादुर ने उनसे सहमति जताई। बी पोकर साहब ने कहा कि यूसीसी एक दमनकारी प्राविधान है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुसैन इमाम और नजीरुद्दीन अहमद भी विरोध की इस मुहिम में शामिल हो गए। इस प्रकार समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने उसका विरोध किया। के मुंशी ने उनका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्ची मेमन वर्ग में भारी असंतोष था कि उस पर
शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा, तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहाँ थे? उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों से था जो शरीयत कानून को मानने पर मजबूर थे। मुंशी ने कहा कि हम धर्म पंथ को पर्सनल कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मामले विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि धार्मिक न होकर नितांत पंथनिरपेक्ष कानूनों के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने अपने लिए संवैधानिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर उनसे सहमत थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई समुदाय स्वयं को समय के साथ बदलने के लिए तत्पर है तो वह बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ही है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने इस दावे की भी पोल खोली कि शरीयत कानून अपरिवर्तनीय होने के साथ ही पूरे भारत में एक समान है। उन्होंने याद दिलाया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1939 तक मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं थे। उत्तराधिकार आदि में वे हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। साथ ही 1937 में शरीयत कानून लागू होने से पहले तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बॉम्बे में हिंदू उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाता तो मालाबार में मुसलमान हिंदू मात्र सत्तात्मक कानून का पालन करते थे। इसलिए उन्हें मुस्लिम सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करना पड़ा। स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भीरुता का परिचय दिया उसकी कीमत भारत को आज भी चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसे मामलों में न्यायाधीश ने कहा कि जब देश के 80% से अधिक नागरिक पहले ही संहिताबद्ध पर्सनल कानूनों के दायरे में लाए जा चुके हैं तो शेष अन्य को इससे बाहर रखने और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने के फैसले को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भी उतनी ही समीचीन है कि हिंदुओं के साथ सिखों, बौद्धों और जैनों ने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लिया, लेकिन कुछ अन्य समुदायों की ऐसी मंशा नहीं। वह भी तब जब संविधान पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कहना पूरी तरह उपयुक्त है कि समय आ गया है कि हम सेकुलर कोड यानी पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़े। इस राह में हमें सुनिश्चित करना होगा कि मजहबी भावनाएं संवैधानिक मूल्य प्रावधानों की राह में अवरोध न बने। जब भी मजहबी बातों और संविधानों के बीच विकल्प चुनने की बारी आए तो सदैव संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ इसी प्रकार का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण से झलका। भारत के संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया ही जाना चाहिए। ऋण देने में आसानी, बिजनेस स्टैंडर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रायोगिक परियोजना के बाद आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर एक नया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अथवा ULI जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण बढ़ाया जाएगा, खासकर कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME क्षेत्र में। एक बार क्रियान्वयन होने के बाद इसमें इतनी क्षमता है कि यह ऋण क्षेत्र के परिदृश्य को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की तरह बदल कर रख दे। UPI से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया। हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज विषय पर आयोजित RBI at 90 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात को रेखांकित किया कि ULI प्लेटफॉर्म विभिन्न डेटा सेवा प्रदाताओं से करदाताओं तक डिजिटल सूचना का अबाध और सहमति आधारित प्रवाह सुनिश्चित करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि ULI ढांचा विभिन्न स्रोतों से हासिल सूचनाओं तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे करदाताओं को संभावित खरीदारों की ऋण पात्रता के बारे में सही सूचना मिल सकेगी। ये उम्मीद भी है कि ऋण मंजूरी और वितरण में लगने वाले समय में कमी आएगी। ऋण की अबाध आपूर्ति और बिना गहन दस्तावेजीकरण के सहजता से काम होने से कर्जदारों और कर्जदाताओं दोनों को लाभ होगा। शासन की गुणवत्ता में सुधार करने की एक कोशिश में भारत ने अपनी डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना DPI का सही उपयोग किया है। इसमें जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन के साथ UPI भी शामिल है। ULI देश में DPI के सफर में सबसे नया हिस्सेदार बनने को तैयार है। छोटी कंपनियों द्वारा निजी निवेश को बढ़ाने तथा आम घरेलू खपत को गति देने के लिए भारत को एक विकसित ऋण बाजार की आवश्यकता है। बीते सालों के दौरान ऋण की मांग में निरंतर इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए 2021 और 2022 को मिलाकर देखें तो न्यू टू क्रेडिट NTC यानी नया ऋण लेने वालों की संख्या 6.6 करोड़ रही। इनमें से 67% लोग ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में से थे। इसके बावजूद आम परिवारों और MSME को ऋण की उपलब्धता सीमित बनी रही। ऋण की मांग और आपूर्ति में लगातार अंतर बना रहा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। मसलन कर्जदारों का ऋण जोखिम प्रोफाइल, जोखिम आकलन के लिए अपर्याप्त आंकड़े, सेवा की ऊंची लागत,
खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग निजी खपत के लिए कम मूल्य का कर्ज लेते हैं। ईवाई द्वारा गत वर्ष जारी एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि देश में एमएसएमई ऋण की पहुंच, खुदरा ऋण की पहुंच तथा क्रेडिट कार्ड की पहुंच क्रमशः 14%, 11% और 4% है। इस संबंध में यूएलआई कर्जदाताओं को उपभोक्ताओं के तमाम वित्तीय और गैर वित्तीय आंकड़े मुहैया कराएगा और डिजिटल ढंग से कर्ज देना संभव होगा। पूरी तरह पारंपरिक ऋण और आय वक्तव्यों पर विचार करने के बजाय कर्जदाताओं के अतिरिक्त आंकड़ों और उन्नत एल्गोरिथम तक पहुंच कराई जाएगी, जिससे जोखिम का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए भौतिक परिसंपत्ति स्वामित्व, जमीन के रिकॉर्ड, जियो लोकेशन टैगिंग और डिजिटल छाप की ट्रैकिंग से संभावित कर्जदार की ऋण पात्रता का संकेत मिल सकता है। कुल मिलाकर डिजिटल ऋण उद्योग मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण कुल वितरण में अच्छी खासी हिस्सेदारी रहेगी, परंतु इसके साथ ही बैंकिंग तंत्र के भीतर आंतरिक समायोजन करना होगा ताकि इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सके। उदाहरण के लिए तंत्र में ऋण और जमा वृद्धि के बीच भारी अंतर है। जमा वृद्धि कुछ समय से ऋण वृद्धि के पीछे चल रही है। बैंकों को जमा जुटाने की जरूरत है, तभी वे मजबूत ऋण वृद्धि बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंकों को भी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण व्यवहार पर नजर रखनी होगी। गत वर्ष उसने ऋण वृद्धि में नियंत्रण रखने के लिए कुछ क्षेत्रों के ऋण में जोखिम भार को बढ़ाया था। भय के वातावरण में जीती स्त्रियां जनसत्ता। हमारे समय का पीड़ादायी सच यह है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुत्सित सोच का घेरा स्कूल कॉलेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। कैसी विडंबना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लाडलियां शोषण का शिकार हो रही हैं और मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जींद जिले के एक गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटनाएं हमारे समाज में स्त्री देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं। ये घटनाएं दिशाहीन सोच की ऐसी बर्बरता की बानगी है जिसमें अपराधी शारीरिक शोषण के बाद स्त्री देह को छत बिछत करने से भी नहीं चूकते। हरियाणा के जींद जिले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला, जिस पर यौन हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे। गौरतलब है कि चीन में चौथी कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का नया भवन दिखाने के बहाने ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद डरा धमकाकर उसे घर भेज दिया। बच्ची ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल उससे पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है, जिससे वह काफी परेशान थी। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जांच से पता चला कि उसे बहुत बुरी तरह और बर्बरता से मारा पीटा भी गया था। अभी इन घटनाओं का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में करीब 4 वर्ष की दो बच्चियों का यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक हालात और स्त्री देह के प्रति कुत्सित सोच का पर्दाफाश करती हैं। कैसी विडंबना है कि 4 वर्ष की या चौथी कक्षा की छात्रा हो या चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। कुत्सित मानसिकता के चलते एक बेटी का जीवन ही छिन गया। दूसरी बच्चियों का मन सदा के लिए भय और वेदना से भर गया। सवाल है कि आखिर हमारे परिवेश में क्या बदला है। आज भी स्कूल कॉलेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले 96% तक बढ़े हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक समानता के लिए जद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन सब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है, तो भविष्य की रूपरेखा कैसी होगी। इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकड़े समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारत है। बहुत से लोगों में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है। शिक्षा और सजगता के बावजूद बेटियों के शोषण के मामले पर लगाम नहीं लग पा रही है। मासूम बच्चियां हो या कामकाजी महिलाएं भय के घेरे में जीवन को बेबस है। यहाँ तक कि तकनीक की तरक्की से मिली सुविधाएं भी शोषण का हथियार बन रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर समय हर जगह एक डर से जूझती हैं, सिमटी सहमी जिंदगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर और जींद जैसी घटनाएं इस डर को और विस्तार देती हैं। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिवारजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाएं तो
और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे ताने-बाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि शोषण और दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शिथिलता भी देखने को मिलती है। गौरतलब है कि करीब 6 वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश की महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया। इसे समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाग है। इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल कर फॉरेंसिक विज्ञान, अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए एक सहायक व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। इसके बावजूद न्यायिक शिथिलता जारी है। बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। दुर्दांत अपराधी भी कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकट है जिसमें व्यवस्था के ढुलमुल रवैये का लाभ उठाकर छोटे अपराधी फिर से बर्बर अपराध कर देते हैं। ऐसे हालात सामाजिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता के भाव को भी ठेस पहुंचाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। अकादमिक और कामकाजी मोर्चे पर स्वयं को साबित करने में जुटी बेटियों और महिलाओं के पावों की बेड़ी बनते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में पिछले वर्ष के मुकाबले आपराधिक घटनाओं में आई 0.56% की मामूली गिरावट के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में 1.1% और अपहरण की घटनाओं में 5.1% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अपराध दर वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या है। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक खुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो I can remember that after you set up your contact information. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या है। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक खुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज कराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, मन जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पाए हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है। शांति की पहल राष्ट्रीय सहारा दुनिया के सभी मानवतावादी, शांति प्रेमी और युद्ध विरोधियों की निगाहें इजराइल, फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की ओर लगी हुई हैं। वर्तमान में दोनों क्षेत्र युद्धग्रस्त हैं और हाल की घटनाओं से यह नहीं लगता कि आने वाले दिनों में यहां स्थिरता और शांति कायम हो सकती है। पिछले रविवार से इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बड़े संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। दोनों युद्धरत पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए। विडंबना यह है कि ये हमले ऐसे हुए हैं जब मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच जब मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता हो रही है। रविवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं से खतरे की आशंका में उसके ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से हमले किए। अभी इस बात का ठीक से पता नहीं चल रहा है कि इन हमलों से दोनों पक्षों को माल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आग भड़काने वाली कार्रवाइयां पश्चिमी एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रविवार की घटना से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगा है, लेकिन पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका आशान्वित है कि आगामी कुछ वर्षों में युद्ध विराम के लिए होने वाली वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। वार्ता में शामिल अधिकारियों का विश्वास है कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के जिन मुद्दों पर मतभेद हैं उन्हें सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। वास्तव में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जरूरी हो गया है कि इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालना चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन से वापसी से मात्र 72 घंटे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला करके शांति के प्रयासों को एक सिरे से नकार दिया। माना जा रहा है कि रूस का यूक्रेन पर अब तक का
का सबसे बड़ा जवाब हमला है। प्रधानमंत्री मोदी जब शांतिदूत बनकर यूक्रेन जाने वाले थे तो उसी समय अनुमान लगाया जा चुका था कि इस यात्रा का क्या हश्र होगा, लेकिन भारत शांति प्रेमी देश है, जाहिर है शांति के पक्ष में यात्रा का जोखिम उठाना अपरिहार्य था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की स्थिति पर जो बाइडेन से बात करके शांति के लिए नई पहल की है, अब आगे देखना है कि इस पहल के क्या नतीजे सामने आते हैं। उत्पीड़न के दानव का कैसे हो दमन। हिंदुस्तान देश में उत्सवों और त्योहारों का दौर चल रहा है, पर बार बार कोलकाता कांड की खबरें सुर्खियों में आ रही हैं। उन डॉक्टरों और युवाओं की नाराजगी का दौर थम नहीं रहा है। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई बर्बरता का गहरा साया नौजवानों को सता रहा है। आक्रोश इस तरह फूटा है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी खुद संज्ञान लेकर निर्देश जारी करने पड़े हैं। समाचार पत्रों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की प्रचुरता हो गई है। असम में 14 वर्षीय लड़की का गैंगरेप, बदलापुर महाराष्ट्र में अबोध बच्चियों का त्रासद प्रकरण, अन्य स्थान पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बलात्कार और स्पेनिश पर्यटक का छत्तीसगढ़ में गैंगरेप। उधर हेमा रिपोर्ट के बाद केरल के फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये सब घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या किसी भी उम्र की लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित हैं। स्कूल, सड़क, बस, अस्पताल, यहाँ तक कि कई बार अपने घर में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारा अमृतकाल आदि आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा के बिना साकार हो सकता है? भौतिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास तो सामाजिक सुरक्षा या सुरक्षा के बिना अधूरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रत्येक 16 मिनट में देश में एक बलात्कार होता है और प्रत्येक घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध होते हैं। प्रत्येक दिन देश में 86 बलात्कार रिपोर्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी अपराधों में बलात्कार सबसे कम रिपोर्ट होता है और 63% बलात्कार तो दर्ज ही नहीं होते। 10% बलात्कार अवयस्क यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं और 89% मामलों में बलात्कारी जान पहचान का व्यक्ति होता है। यह बिंदु भी प्रचारणीय है कि बलात्कार के आंकड़ों में वे प्रकरण सम्मिलित नहीं है जिनमें बलात्कार का प्रयास होता है या बलात्कार के उपरांत हत्या की जाती है। मतलब महिला विरोधी कुल अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये केवल आंकड़े नहीं है, प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक बच्ची या महिला का पूरा जीवन है और उसका परिवार है। बहुत आक्रोश जाने के कुछ ही समय बाद शोषण की शिकार महिलाओं को लोग भूल जाते हैं। अनेक पीड़िताएं मनोवैज्ञानिक रूप से पंग हो जाती हैं। एक ही तो जीवन है जो हमेशा के लिए बोझ बन जाता है। परिवार की त्रासदी भी असहनीय हो जाती है। निर्भया मामले के बाद शासन ने बालिकाओं के लिए बहुत प्रयास किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के प्रयास, गुड टच या बैड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, 24 घंटे चलने वाले सहायक कॉल सेंटर, महिला डेस्क हेल्प, महिला थाना, पिंक बूथ, जनपद स्तर पर महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रकोष्ठ इत्यादि के बावजूद बलात्कार व यौन उत्पीड़न के वाकये सुरक्षा के मुख की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी जघन्यता भी इसलिए आवश्यक है कि बलात्कार क्यों होते हैं इस पर भी विचार किया जाए। बलात्कार के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के संबंध में रेशमा पिल्ले आदि ने युवा पुरुषों के बीच सर्वेक्षण किया। एक अध्ययन में पाया गया कि हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधानता की संकीर्णता से ग्रसित है। आज के युग में जब सबके पास मोबाइल है तो घातक अश्लीलता भी सभी तक पहुंच रही है। समस्या और भी विकराल होती जा रही है। बाल्यकाल में दुर्व्यवहार का सामना करना, रिश्ते के बारे में नकारात्मक सोच, भावनाओं पर कमजोर नियंत्रण, मादक द्रव्यों के अधिक सेवन, यौन कुंठा और या असंतोष आदि कारक विभिन्न अनुपातों में मिलकर बलात्कार की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं। महिलाओं की इच्छाओं और जरूरत के बारे में पुरुष की गलत धारणा भी हो सकती है। ऐसे पुरुष बहुत हैं जो महिला की न को भी हाँ समझते हैं। हमारी अनेक फिल्में भी महिलाओं को चढ़ने और उनको घेर कर जबरन अपनी भावनाओं का थोपने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे पुरुष अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। जब समाज में स्त्री को वस्तु की तरह देखा जाता है तब हिंसा और बलात्कार की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन द्रुत गति से हो रहा है। हमारे पूर्वजों की प्राथमिकता क्रमशः ऐसी थी समुदाय परिवार में आज ये बिल्कुल उल्टी होती जा रही है। जब हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी पूर्ति पर ही ध्यान देंगे तो परिणाम भयानक होंगे और इस सामाजिक अराजकता से अंततः कोई भी अछूता नहीं रहेगा। स्कूल के बारे में विशेष रूप से सोचना होगा। जब शिक्षा की कक्षा बन जाए तो क्या विद्योपार्जन होगा। हमारी सोच और मानसिकता हमारे कार्यस्थल पर भी हमारे साथ जाती है। कुछ वर्ष पहले एक थाने के निरीक्षण में पुरुष प्रधान मानसिकता का दृष्टांत मुझे देखने को मिला। एक नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत पर 2 दिन तक संबंधित कांस्टेबल ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर था कि कदाचित वह लड़की भाग गई होगी और कुछ दिन में वापस आ जाएगी। सवाल यह है कि यदि उस कांस्टेबल की अपनी लड़की 2 दिन से लापता होती तो भी क्या इनकी यही सोच होती? नियम, कानून, व्यवस्था पर्याप्त है, जरूरत है संवेदनशील पुलिसिंग की। गौर कीजिए, बलात्कार के प्रकरण में जांच की मियाद 2 महीने निश्चित है।
गौर कीजिए, बलात्कार के प्रकरण में जांच की मियाद 2 महीने निश्चित है, पर वास्तव में इस समय सीमा में कितनी जांच हो पाती है। निर्भया प्रकरण में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद फांसी होने में 12 वर्ष लग गए। पॉक्सो एक्ट के तहत 1 वर्ष में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, परंतु 87% मामले साल भर बाद भी लंबित रहते हैं। केवल 10% मामलों का 1 साल में निपटारा होता है और उसमें भी केवल 20% मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाता है। मतलब महिला सुरक्षा के लिए अनेक स्तर पर सुधार व प्रबंध की जरूरत है। अपने परिवार, कार्यस्थल में पुरुष प्रधान संकीर्णता की सोच में बदलाव करें, पीड़ितों की मदद करें, यौन उत्पीड़न करने वालों और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करें, चाहे वह हमारे रिश्तेदार या मित्र ही क्यों न हो। याद रहे, रिश्तों, दोस्ती, जाति, राजनीति, विचारधारा, चाहे जिस भी आईने से देखने की कोशिश की जाए, बलात्कार सिर्फ बलात्कार होता है और उसका आरोपी अक्षम्य। धन्यवाद।